हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांजू। ठीक, आज अपन भी कंटिन्यू कर रहे हैं लाइट। आज अपना लेक्चर नंबर रहेगा 3rd। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर के अंदर हम अपन ने बात की इंट्रोडक्शन की, और सेकंड लेक्चर में अपन ने बात की थी प्रकाश के परावर्तन के बारे में। परावर्तन के कुछ नियम्स पढ़े थे। परावर्तन के नियम क्या थे? कोण I बराबर कोण R, अर्थात परावर्तक कोण और आपतन कोण दोनों क्या रहते हैं? समान रहते हैं। ठीक, अब परावर्तन के दौरान जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से गुजरती हुई दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती, तो क्या क्या परिवर्तन आएगा? आपको पता है प्रकाश के परावर्तन के कारण केवल उसकी डायरेक्शन में परिवर्तन आएगा, बाकी चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक, चलो अब देखते हैं आज का अपना जो मेन टॉपिक क्या रहेगा। आज अपन बात करेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण, और उसी के अंदर भी बात करेंगे अपन गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण से संबंधित अपन को कुछ परिभाषाएं अपन पढ़ेगा। ठीक, तो अपन ने अभी देखा था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से गुजरकर दूसरे माध्यम से टकराकर, अर्थात जो दूसरे माध्यम की सतह हो वो कैसी होनी चाहिए? परावर्तक सतह। अब परावर्तक सतह अपन कैसे बना सकते हैं? परावर्तक सतह बनाने के लिए सपोज करें अपने पास कांच है, कांच के ऊपर अगर लाइट अपने पास डालें तो वो लाइट उस कांच से परावर्तित होगी, कुछ अपवर्तित होगी, कुछ उसके द्वारा अवशोषित और कुछ उससे पारवर्तित। अब अपन को चाहिए परावर्तक सतह। अब परावर्तक सतह के लिए अपन को कांच की किसी एक तरफ क्या करनी पड़ेगी? पॉलिश करनी पड़ेगी। जब अपन पॉलिश कर देंगे किसी एक तरफ तो एक सतह परावर्तक सतह कहलाएगी, दूसरी सतह पॉलिश्ड सतह कहलाती है। जैसे अपने पास ये इस प्रकार की अगर अपन पॉलिश की जाए समतल सतह पर, कैसी है? समतल सतह, और इस साइड में अपने पास क्या कर दी? पॉलिश। तो ये वाली सतह होगी वो क्या कहलाएगी? परावर्तक सतह। तो अब यहाँ से अपने पास जो भी प्रकाश की किरण आएगी, अब यहाँ से वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्शन। अगर समतल सतह पर अपन ने पॉलिश की तो ये हमारे पास कहलाएगा समतल दर्पण। कैसा? समतल दर्पण के अंदर, समतल दर्पण कैसा? जो अपने घरों के अंदर जो अपन देखने के लिए काम में लेते हैं, शोकेस वगैरह में लगाते हैं, वो वाला समतल दर्पण होता है, जिसमें अपन तैयार देखते हैं। अब समतल दर्पण की सतह कैसी होती है? अब इसके अंदर जिस वस्तु, अब अपन जब समतल दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो अपने जैसा ही व्यक्ति उस समतल दर्पण के अंदर दिखाई देता है। तो जो व्यक्ति खड़ा होगा वास्तविक, उसको अपन कहते हैं क्या? बिंब। क्या कहेंगे? बिंब, या अपन उसको कह सकते हैं वस्तु। इस समतल दर्पण के इस तरफ जो दिखाई देगा उसको कहा जाएगा प्रतिबिंब। का प्रतिरूप बनेगा प्रतिबिंब, या अपन इसको कह सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब। ये कैसा बनेगा? ये अपने पास देखें कि एक जो वस्तु है, वस्तु तो वास्तविक है, ये जो प्रतिबिंब बनेगा अपन कांच के अंदर कैसे दिखाते? जैसे है वैसे। तो एक तो दिखाई देगा कैसा? सीधा प्रतिबिंब। दूसरा, चलो इसको वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक? पहला तो होगा सीधा, उल्टा लिखेंगे। दूसरा अपने पास
आभासी। कैसा? आभासी। थर्ड अपने पास देखा वस्तु के आकार के बराबर। वस्तु के आकार के बराबर। फोर्थ बीम से समान दूरी पर कह सकते हैं। समान दूरी कौन सी? यहाँ पे मैं पूरा लिखे कि जितना बिंब समतल दर्पण से दूर होगा प्रतिबिंब भी समतल दर्पण से उतना ही दूर होगा। अब एक चीज, मेन चीज क्या डिफरेंस रहेगी? जो बायां भाग दायां तथा दायां भाग बायां दिखाई देता है। जैसे अपने पास कांच के सामने अपन खड़े रहते हैं और अपने हाथ पे ये मार्कर है, तो सामने जो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा उसमें अपन को इस तरफ दिखाई देगा। अर्थात लेफ्ट हैंड वाली चीज अपन पर कैसे दिखाई नहीं, राइट हैंड में दिखाई देती है। तो ऐसे परिवर्तन को अपन, ये परावर्तन को कहते हैं अपन पार्श्व परावर्तन। क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन, लैटरल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक। एक और चीज, जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ गत्ता सा होता है, गत्ते की एक तरफ दूसरा कलर है, एक तरफ, जैसे मैं जिस तरफ मैं देख रहा हूँ उस तरफ रेड कलर है, पीछे ग्रीन कलर है और पीछे अपने पास समतल दर्पण है। तो अपन समतल दर्पण में जब हम यहाँ से देखेंगे तो उसको कौन सा कलर दिखाई देगा अपन को? जो इसके पीछे वाला, क्योंकि ये इसके ऊपर प्रतिबिंब नहीं बना। कौन सा? ये वाला उसके अंदर दिखाई देता। इधर रेड है, इधर ग्रीन है, तो अपन को ग्रीन ही दिखाई देता। तो ये चीज भी अपन को ध्यान। तो कैसा? सीधा वस्तु के आकार के बराबर समान दूरी पर दायां भाग बायां, बायां भाग दायां दिखाई देता। तो ये अपने पास हो गया कैसा? समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब। अब बात करें, यदि इस जो परावर्तक सतह है इसको कुछ मोड़ दिया जाए, अर्थात इसको शेप थोड़ी चेंज कर दिया जाए, आकार परिवर्तित किया जाए, तो कैसे दर्पण बनेंगे? उसे अपन कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? कि यदि कोई अपने पास एक गोला लिया जाए, ये कांच का, सपोज कर कांच का खोखला गोला, इस कांच के खोखले गोले को इसके कुछ पार्श्व भाग को ये अपने पास कटिंग करके अपन ने क्या कर दिया, ये बने गोले कुछ इस प्रकार का पार्श्व होगा। अब इस कटे हुए भाग पर अपन एक पॉलिश कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पॉलिश किसी एक तरफ। तो अपने पास एक चीज जैसे बन सकती है, ये दो मान करते हो, एक तो अपन इसके बाहरी सतह पर पॉलिश कर दें और एक कर सकते हैं अपन इसके अंदर पॉलिश कर, और ये इसकी सतह कहलाएगी परावर्तक सतह, और ये इसके लिए भी ये परावर्तक सतह। तो इस प्रकार के दर्पण को अपन कहते हैं अवतल दर्पण, और इसको कहा जाता है उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण की क्या परिभाषा कहेंगे? कि यदि किसी खोखले गोले को काटकर उसके किसी एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो बनने वाले दर्पण को अपन क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण। और पॉलिश करने के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होंगे, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। यदि कटे हुए भाग का आंतरिक पृष्ठ परावर्तक हो और बाह्य पृष्ठ पर अपने पास क्या पॉलिश कर दी जाए तो वो दर्पण कैसा कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। और यदि आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, बाह्य पृष्ठ अगर परावर्तक हो
तो ऐसे दर्पण को कहा जाएगा उत्तल दर्पण कहा जाता। अब इससे संबंधित अपन तो समझ में आई चीज, गोलीय दर्पण की अपन का परिभाषा से पूछ सकता है। गोलीय दर्पण क्या है, किस प्रकार के बताइए। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगर अवतल का मतलब अंदर वाली परावर्तक सतह, उत्तल का मतलब बाहर वाली परावर्तक सतह। ठीक, अब इसकी कुछ अपन परिभाषाएं के बारे में बात करें। ये अपन किसी एक दर्पण की बात कर लेते हैं। चलो, ये अपने पास लिया अपन ने। चलो अपन इस प्रकार का ले लेते हैं। चलो अब देखिए, ये दर्पण कौन सा है, अवतल, क्योंकि आंतरिक पृष्ठ है परावर्तक बाहर वाली, तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण पर अब देखिए, हमेशा प्रतिबिंब बनाने के लिए जो किरणें हैं, प्रकाश की किरणें, वो हमेशा किसकी तरफ आनी चाहिए, परावर्तक सतह की साइड में आनी चाहिए, अन्यथा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इससे कोई प्रकाश की किरणें परावर्तित होगी नहीं, परावर्तन के पश्चात कहीं मिलेगी ही नहीं। अब प्रकाश की कितनी किरणों, अगर प्रकाश की बहुत सारी किरणों का समूह है, उसको अपन कहते हैं पुंज या बीम, प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से दो प्रकाश की किरणें न्यूनतम इस परावर्तक पृष्ठ पर आनी चाहिए। परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलती है, उसी बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो ये अपने पास इस दर्पण के केस में कहा जाए, ये दर्पण का कौन कौन सी चीज, अब इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर जो दर्पण का कठिन भाग है, वो दो समान भागों में डिवाइड होता है, या फिर अपन कह सकते हैं ये दर्पण का कहलाता है पोल, POL, या फिर इसको कहते हैं अपन ध्रुव। ठीक है, कि किसी दर्पण का मुख्य बिंदु क्या कहलाता है, मध्य बिंदु, मुख्य नहीं, क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाता। और इसके वक्रीय भाग की जो लंबाई है या इसका आकार है, ये क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है, द्वारक कहलाता। ठीक है, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, द्वारक, और इसका ये भाग कहलाएगा ध्रुव। इसमें से और भी चीज होगी, एक होगा F, जिसको कहेंगे अपन मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। एक यहाँ पे होगा वक्रता केंद्र, और उसको अपन C से व्यक्त करेंगे, ये पोल को अपन P से व्यक्त करेंगे। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली कहलाएगी F, और ये डिस्टेंस कहलाएगी R। अपन बताते हैं सब कुछ चीज। F है और बस इसको कहा जाएगा फोकस दूरी, और R को कहेंगे अपन वक्रता त्रिज्या। ओके, अब अपन इसके परिभाषा के बाद में फॉल्स क्या होगा कि किस दर्पण के मध्य बिंदु को अपन क्या कहा जाएगा, पोल कहते हैं। मुख्य फोकस क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस वो बिंदु होता है जहां पर
मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से गुजरती है। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष, वह बिंदु मुख्य अक्ष से समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है वो बिंदु कौन सा होता है? मुख्य फोकस होता है। अब वक्रता केंद्र क्या होगा? वक्रता केंद्र अगर बात करें अपने पास ऐसे कि अपन ने जिस दर्पण को जिस गोलीय भाग से काटकर बनाया गया है उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाता है। अब वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वक्रता त्रिज्या ही हो सकती है कि जिस गोले के भाग को अपने पास इस भाग को किसी गोले से बनाए उस गोले की त्रिज्या ही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती। और द्वारक क्या कहलाएगा इसके? तो अपने पास सभी होगी द्वारक मुख्य ध्रुव मुख्य अक्ष क्या होगा? दर्पण के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष, जो इस दर्पण को दो भागों में विभाजित करती है। मुख्य फोकस समांतर कैसे याद रखें? मुख्य अक्ष से समांतर आपतित प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं वो कहलाएगा मुख्य फोकस। वक्रता केंद्र जिस दर्पण को अपन ने जिस गोले के भाग से काट कर बनाया गया है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब अपन बात करें ये तो हो गया अपने पास कुछ परिभाषाएं महत्वपूर्ण। अब देखते हैं अपन चिन्ह परिभाषा। चिन्ह साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन किस लिए आवश्यक है? देखें, साइन कन्वेंशन इसलिए आवश्यक है कि जैसी प्रकाश की किरणें आएगी यहाँ से वापस ऐसे जाएगी। अब यहाँ से जिस प्रकार जैसे यहाँ बिंब रखा, प्रतिबिंब सपोज किए यहाँ बना, तो ये डिस्टेंस अपन कैसे मेजरमेंट करें? जैसे प्रतिबिंब यहाँ बन गया तो यहाँ अपने पास डिस्टेंस को कैसे मेजर करें? और इसके लिए अपने पास साइन कन्वेंशन आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए जैसे अपने पास ये यहाँ पर, चल इसको मिटा देते हैं साइन कन्वेंशन के लिए। फोर्स चल आगे। और साइन कन्वेंशन का मतलब डिस्टेंस मेजर करना। वहां से देखेंगे कि दर्पण से कितना सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब रखा है और दर्पण से इतना सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बना, तो वो दूरियां को मेजरमेंट करने के लिए, डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए अपने पास साइन कन्वेंशन की आवश्यकता। अब यहाँ पे ये इसी के द्वारा कहानी एक साइड की दूरियां पॉजिटिव मानेंगे, एक साइड की दूरियां नेगेटिव मानेंगे। ये अपने आप पर आधारित है। ठीक है, और दूरियां हमेशा कहाँ से नापी जाएगी? पोल से, ध्रुव से नापेंगे। ध्रुव से इस तरफ या इस तरफ, ध्रुव से इस साइड की दूरियों को अपन कहेंगे धनात्मक, कैसे? पॉजिटिव। अगर इस साइड में कोई बिंब या प्रतिबिंब बन रहा है तो ऐसी दूरियां कैसे जाएगी? धनात्मक। और यहाँ से इस साइड की दूरियां कैसे आएगी? ऋणात्मक रहती। अब बात करें अपने पास बिंब ऊपर रखा, प्रतिबिंब सपोज करें नीचे बना, तो ये वाले ऊपर जो हाइट अपन लेंगे बिंब की वो कैसी होगी? पॉजिटिव वैल्यू। और नीचे वाली हाइट है वो कैसे आएगी? नेगेटिव वैल्यू रहती। ठीक है, तो ये चीज भी अब ध्यान रखें। अब ध्यान रखें कि अब दर्पण का आकार अपने पास कैसा है? दर्पण का आकार डिपेंड करेगा बिंब के आकार पर। ठीक है, बिंब के आकार से थोड़ा सा बड़ा द्वारक होना चाहिए। बिंब से द्वारक क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अब अपन अगले वाले लेक्चर के अंदर अब वापस अपन रिपीट कर लेते हैं
क्या कि पोल से सारी दूरियां नापेंगे। पोल से इस साइड की दूरी है पॉजिटिव और इस साइड की दूरियां कैसे रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ठीक है, अब बताएं अपने पास कि ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये बात करें हम फोकस दूरी की, एक अवतल दर्पण के लिए, ये अवतल दर्पण है तो इसके लिए डिस्टेंस इस तरफ होगी, कैसे होगी, इस तरफ, और उत्तल दर्पण के लिए पोल से इस तरफ होगी। इस वाली पॉजिटिव लेते हैं, इस वाली नेगेटिव। और याद ना रहे तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहेगा, हमेशा प्रकाश की किरण के आने की दिशा हमेशा कैसे रहेगी, पॉजिटिव। ये मान के चलना, अगर इस तरफ आ रही तो वो दूरियां यहाँ से पॉजिटिव रहेगी और इधर वाली कैसे रहेगी, नेगेटिव। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ये कैसे होगी, ऋणात्मक, और उत्तल के लिए कैसी रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू रहती। तो याद रखें, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब अपन अगले लेक्चर के अंदर क्या पढ़ेंगे, इसके गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम देखेंगे और दूसरा अपन इसके किरण चित्र भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपना समझ में आया होगा, इसको रिपीट करते देखते हैं। धन्यवाद। ओके।